तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। स्टीरियो में हमने ज्योमेट्रिकल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से बनेंगे, इसके बारे में हमें समझना है। तो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और दो अलग अलग टाइप के आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, लेट से ये मेरे पास मेटल है, तो यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से 4 मिलेंगे और 2 अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन मिलेंगे। अगर मान लिया एक लिगेंड ये L है, ये L है, ये भी L है, ये भी L और ये मेरे पास ये लिगेंड है। तो आपको पता है पहला तो मुझे बॉन्ड एंगल जो देखने को मिलेगा इसके बीच में वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पोजीशन दो अलग अलग होंगे। अगर आजू बाजू में है तो 90 डिग्री का, और अगर दूर दूर होंगे तो 180 डिग्री का बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल में पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक। 4 आपको एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं ये दोनों निकाल दूं तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। चारों एक ही प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के कहाँ होता है, नीचे। अगर आप इसका इससे बॉन्ड एंगल 90 होगा, इसका इससे, यानी अगल बगल वाले का बॉन्ड एंगल हमेशा 90 है। लेकिन अगर ये ऊपर वाले का नीचे वाले से बॉन्ड एंगल देखोगे तो 180 का गैप है। इस साइड का बॉन्ड एंगल इससे देखोगे 180 का है, इसका बॉन्ड एंगल इससे देखोगे 180 का है। तो क्योंकि मुझे दो अलग टाइप के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं तो लिगेंड की दो अलग अलग पोजीशंस भी मिलेंगी, और अगर पोजीशंस अलग मिलेंगे तो यहाँ मैं सिस और ट्रांस बना सकता हूँ। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि हमें केस पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ बनेंगे तो बहुत सारे केस, हमें सारे केस नहीं पढ़ने हैं। कुछ केसेस मैंने टेबल में लास्ट में बना रखा है, आपको एज इट इज याद रखना है। बट जो जरूरी है जिसमें हमें बनाने के लिए आएगा वो हम बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो केस आता है, केस 1, वो है MA6। एज यूजुअल ए का मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और सारे के सारे A6 है, मतलब 6 के 6 पूरे क्या है, सिमेट्रिकल हैं। आप मुझे बताओ कि अगर 6 के 6 लिगेंड में सिमेट्रिकल ले लूं, मैं किसी को कहीं भी लगाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। यानी हमेशा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सेम रहेगी, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे लिगेंड हैं। तो MA4 में कोई GI देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी MA6 में, ठीक है ना। तो MA6 में क्या होगा, नो GI प्रेजेंट एज ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल। पोजीशन ऑफ all position are symmetrical with each other due to all same ligand। भैया सारे सारे लिगेंड क्या हैं, सेम है, तो पोजीशन कैसी हो जाएंगी, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। केस 2 जो हमारा आता है वो आता है MA5B। MA5B यानी एक लिगेंड अलग होगा और बाकी जो है 5 के 5 क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ऐसे केस में एक हमने व्हाइट बॉल हटा दी और उसके जगह ये रेड कलर की लगा दी, ठीक। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं, क्या ही करना है, बड़ी हो या छोटी हो, तुमको समझने से मतलब है ना। इधर देखो,
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में किसी भी पोजीशन देख लो 90 डिग्री का, ये ऊपर की तरफ है और सबके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस बॉल को हटा के इधर भी लगा दूं तब भी अभी भी वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको उठा के यहां नीचे भी लगा दूं ऐसे, तो हमें लगेगा कि शायद कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ बदला नहीं है। देखना ध्यान से, मैंने ये नीचे लगा दिया, इसको मैं पकड़ के ऐसे कर सकता हूं, फिर एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कुछ नई स्ट्रक्चर बन नहीं रही है। तो अगर नई स्ट्रक्चर बन ही नहीं रही है तो कभी भी जीआई तो देखने को मिलेगा नहीं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यहां भी कोई भी जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। नो जीआई प्रेजेंट। रीजन वही होगा क्योंकि जो है सारी पोजीशंस कैसी दिखेंगी, एक जैसी दिखेंगी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर लिगेंड, इसी वजह से कोई जीआई देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, हो गया हो तो बताओ। अगला हमारे पास है जिसका नाम है Ma2B4। तो हमारे पास आता है केस 3 और इसमें हम ले रहे हैं Ma2, अच्छा Ma4B2 ले लें, Ma4B2। अच्छा Ma2B4 लिखूं या Ma4B2 लिखूं, बात सेम ही है, बट ये है कि हम स्टार्टिंग से A को 6 मान के आ रहे थे, इसलिए मैंने Ma4B2 लिख दिया है, ठीक है ना। इसमें आपको जीआई देखने को मिलेगा, कैसे ध्यान समझना। मेरे पास दो अलग अलग लिगेंड हैं। अभी देखना, इन दोनों को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है। कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। मतलब ये कौन सी पोजीशन है? ट्रांस वाली पोजीशन। अगर देखोगे एक इधर है, एक बिल्कुल अपोजिट साइड में है। अगर मैं इसको निकाल के इधर कहीं लगा दूं तो अब रेड और रेड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसको हम क्या बोल देंगे? सिस बोल देंगे। अब ये पास में आ गए तो ये क्या बन गया? सिस फॉर्म बन गई। मतलब यहाँ सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। और कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। इसको यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर मान लिया किसी ने इसको निकाल के सोचा सर यहाँ लगा देते हैं, तो आपको वापस पता है, हाँ, तो यहां लगा दिया तो वापस से अगर आप देखोगे तो फिर से वही सेम पोजीशन 180 डिग्री का एंगल यानी ट्रांस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको यहां दो फॉर्म मिलेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो अगर मेटल है, यहां पर हमारे पास ए है, यहां हमारे पास ए है, यहां हमारे पास ए है और इधर भी ए है, एक पोजीशन ये है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इधर हमने अगर बी लगा दिया अलग कलर से और इधर हमने बी लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। और अगर हमने यहां पे बी लगाया और यहां बी लगाया तो ये दोनों पास में है, तो ये कौन सा बन जाएगा? सिस फॉर्म बन जाएगा। तो सिस और ट्रांस दो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, यानी जीआई कितने मिलेंगे? 2 जीआई आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारे पास अगला केस आता है केस 4। और केस 4 क्या है? Ma3B3। Ma3B3। अब सुनना, Ma3 और B3 के अंदर थोड़ी सी अलग से चीज आपको देखने को मिलेगी। वो क्या है? देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैंने ये बनाया, यहां ए, यहां ए, इधर एक ए, इधर लेट से मैंने बी लगा दिया, यहां एक बी लगा दिया और यहां एक बी लगा दिया। अब ध्यान से समझना मेरी बात कि यहां एक बनता है फेसियल और एक क्या बनता है? मेरिडोनियल बनता है। एक क्या बनता है? फेसियल बनता है और एक क्या बनता है? मेरिडोनियल। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों बी किस में हैं? एक ही प्लेन में है। ये दोनों बी किस में हैं? सॉरी, एक प्लेन में उधर हैं। ये दोनों किस में हैं? अच्छा, इधर कोई भी एक प्लेन में नहीं ना, ठीक। ये देखना, ए और ये वाला ए, ये तीनों कहां हैं? एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। एक ही प्लेन में है कि नहीं है? अच्छा, एक प्लेन में मैं दिखा देता हूं, बिल्कुल, ये लो। जब दो रेड लगे हुए हैं तो एक पीला क्यों लूं?
अच्छा लाल ही अब देखना ध्यान से, ये तीनों रेड मैंने लगाए हैं, क्या तीनों रेड एक ही प्लेन में है? जब तीनों रेड एक ही प्लेन में है तो क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फेसियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसियल। 1 2 और 3 तीनों कहां हैं? एक ही प्लेन में। इन दोनों को ज्वाइन करो, इसको, तीनों एक ही प्लेन में आएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? फेसियल। लेकिन अगर मैंने यहां से एक निकाल के इधर ऊपर लगा दिया तो इस केस में क्या हुआ? दो एक प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर है। एक प्लेन के क्या है? ऊपर है। तो इसे क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल, और शॉर्ट में इसको मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर बोलते हैं। ठीक है ना? तो मतलब अगर 3 सिमिलर लिगेंड एक ही प्लेन में हो तो फेसियल, और अगर एक अबव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो और दो एक प्लेन में हो तो उसे क्या बोलेंगे? मेरिडोनियल या मर बोलते हैं। तो यहां पर तीनों कहां है? ए वाले एक ही प्लेन में है, तो तीनों ए को एक ही प्लेन में है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, सर्कल कर दे रहा हूं, ये और ये तीनों एक प्लेन में है, तो इसे हमने क्या बोल दिया? फेसियल बोल दिया। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं फैक। क्या बोलते हैं? फैक बोलते हैं। और अगर हम यही स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां हमने एम बनाया, यहां ए, यहां एक ए बना दिया, एक अबव द प्लेन बना दिया हमने, एक इधर भी बना दिया, एक इधर भी बना दिया और एक यहां बना दिया। अब ध्यान से देखना, इस केस में ये दो एक प्लेन में है, सही बात है ना? ये दोनों ए कहां है? एक ही प्लेन में है, लेकिन ये वाला कहां है? अबव द प्लेन है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। और इसको क्या बोलते हैं? मर। क्या बोलते हैं? मर। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बस इतने ही आइसोमेरिज्म बना के देखने थे। ठीक? हाँ, मतलब मेरिडोनियल तो इसमें ए भी हुआ बी भी हुआ ना? हाँ, बी भी हुआ। आप बी को भी देखोगे तब भी यही सिमिलर कंडीशन आएगी, दो एक प्लेन में होंगे और एक क्या होगा? बिलो दी प्लेन आपको दिखाई देगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर मुझे कोई 3 लिगेंड एक ही प्लेन में मिल जाए तो फेसियल बन जाएगा, और दो एक प्लेन में मिले और एक क्या मिल जाए? अबव द प्लेन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? मेरिडोनियल बन जाएगा। चलो आगे। अब देखना ध्यान से, इसका एक डायग्राम यहां पे थोड़ा सा है, ये वाला। यहां अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, दोनों भी एक ही प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है। तो ये जो बना है कौन सा है? मेरिडोनियल। अच्छा, अबव द, ये फेशियल। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने वहां, हाँ मैंने वहां उल्टा कर दिया है। अच्छा देखो ध्यान से, एक अबव द प्लेन है, ये क्या हो गया? फेसियल हो गया। और यहां दूसरे वाले में एक बी इधर है, ये क्या बना दिया इधर? ये एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक अबव द प्लेन बी हो गया है। अच्छा ठीक है, यहां ए पे क्या है? सेम प्लेन में है, दिख रहा है ना? ये सारे के सारे ए कहां हैं? सेम प्लेन में है, तो इसे क्या बोल दिया? मेरिडोनियल। मैंने थोड़ा सा वहां उल्टा हो गया था, चेंज कर देना। ये फेसियल को मेरिडोनियल लिखना है, जिसको मैंने लिख दिया था फेसियल उसको मेरिडोनियल यानी मर लिखना है, और दूसरे वाले को क्या लिखना है? पैक लिखना है। ठीक, हाँ अब क्वेश्चन ही करने हैं। हो गया है? अब सुना ध्यान से, हो गया? ठीक। अब यार देखना, मेरे पास इनके आइसोमर बनाने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि FeNH3 का 4Cl2, तो कौन सा फॉर्म है ये? Ma4 B2 वाला है ना? Ma4 B2। तो क्या बनेगा भाई साहब? हमने सेंटर में क्या रख दिया? Fe को रख दिया, और ये हमारे पास 4 पोजीशन और ये 5वां और ये 6ठा, इसकी हमने कर ली कॉपी। देखना, तो सबसे पहले आपको पता है Cl कम है ना, तो Cl को अपोजिट रख दिया तो क्या बन जाएगा? ट्रांस। और Cl को अगर बाजू में रख दिया तो क्या बन जाएगा? सिस। और बाकी सारी चीजें लगा दो अब। तो जो बचा हुआ है वो NH3 है, NH3 है, ये भी क्या है? NH3, NH3। तो ऊपर वाला क्या है? ट्रांस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। और ये नीचे वाला कौन सा है? सिस फॉर्म है। क्या हुआ? इधर देखो, यहां आ गया NH3,
NH3 NH3 और यहाँ NH3। अगला क्वेश्चन उधर वाला देखना। अब इधर देखना ध्यान से, इस वाले से केस में मेरे पास क्या है, ये M है। अच्छा एक और केस सुनना ध्यान से, चलो यही बता देता हूं। MA4 और ये B है और ये C है, MA4 B एंड C। अगर इसको यहीं पे देखोगे तो देख लेना ध्यान से, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं, वहीं नोट डाउन कर लेना। अगर आप लिखोगे तो केस कितना था, 4 हो गया था ना, 5। तो ये भी एक बनता है MA4 BC। हाँ क्वेश्चन पे जाएंगे, वही सेम है। एक बार पीछे करना। अब देखना ध्यान से, आप एक बार समझ लो पहले, फिर बनाते हैं वहां पे। अगर हम बात करें, मेरे पास M है, A4 है, तो यहाँ A लग जाएगा, यहाँ A लग जाएगा, यहाँ A लग जाएगा, यहाँ A लग जाएगा। ठीक, जो अलग है कौन है, B और C। तो अगर इन दोनों को अपोजिट में रख दोगे तो ट्रांस बन जाएगा, इन दोनों को पास में रख दोगे तो सिस बन जाएगा। मतलब पहले वाले जैसा ही है, बस यहाँ सेम नहीं है, इतना ही फर्क है बस। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ बनाने जाओगे तो मेरे पास सेंटर में क्या आएगा, FE, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर एक नीचे। इसकी हम कर देते हैं कॉपी। तो क्या क्या बना देखना ध्यान से, मेरे पास क्या है, Cl है और ये क्या है, CO3 है। तो Cl और CO3 को अपोजिट रख दिया तो कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांस। और बचे क्या मेरे पास, NH3 ना, इधर NH3 लगा दिया, इधर NH3 लगा दिया, इधर NH3 लगा दिया और यहां पर हमने NH3 लगा दिया। ठीक, इसके बाद बचा क्या मेरे पास, इधर अगर हम Cl के साथ में क्या लगा दे, इधर CO3 लगा दें। सर्कल कर दे रहा हूं मैं, दोनों अलग हैं, ये और ये और ये। ठीक, और बाकी पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, NH3। तो यहाँ NH3 लगा दिया, यहाँ NH3 लगा दिया, यहाँ NH3 और एक NH3 इधर लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिस फॉर्म बन जाएगा। और ऊपर वाला कौन सा है, ट्रांस है। तो ये बन गया सिस और ये क्या है, ट्रांस। क्लियर है। आप सुनो ध्यान से, अगले पे चलो। चलो ठीक, रुकना पड़ेगा। ये मेरे पास CrNH3 और H2O का होल 3, यानी ये कौन सा फॉर्म है, MA3B3। तो मुझे फेशियल और मेरिडोनियल यहां बनाना है, ठीक है ना। कर लो, करो। तो Cr, ठीक है, रुक गया भाई मैं, कर लो तुम लोग। देखो देखो, सबसे पहले अगर मुझे फेशियल बनाना है तो मुझे पता है फेशियल में 2 होंगे ऑन द प्लेन और एक होगा अबव द प्लेन। तो आप कोई भी चूज कर लो, आप अमोनिया चूज कर लिया आपने, अमोनिया के केस में मैंने एक अमोनिया यहाँ NH3 बनाया, यहाँ NH3 बनाया। अब 2 तो हो गए ऑन द प्लेन, क्या हो गए, 2 ऑन द प्लेन। एक मुझे कहाँ बनाना है, अबव द प्लेन बनाना है, एक यहाँ ऊपर बना दिया। ठीक, अगर मान लिया किसी ने ऐसे भी बनाया हो, लेट्स से इसको यहाँ रख दिया हो और इसको यहाँ रख दिया हो तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है, एक डिजाइन बन के आता है, ये देखो। ठीक, तो आप जहां कहीं भी रखो, बस मकसद किस बात से है कि 2 हो जाना चाहिए ऑन द प्लेन और एक होना चाहिए अबव द प्लेन। तो जब ये बन गया तो बाकी पोजीशंस आप प्लेस कर दो। तो बाकी पोजीशन कौन कौन सी भाई साहब, बचा क्या, H2O। तो यहां मैंने रखा H2O, यहां भी मैंने रखा H2O और यहां भी मैंने रखा H2O। बस एक लिगेंड को लेकर के आप बना दो। आप सुनना, अगर मैं चलूं, अच्छा कॉपी नहीं किया था मैंने पहले, अब कर लेता हूं। अब अगर मुझे बनाना है मेरिडोनियल, तो तीनों कहां रखने हैं, ऑन द प्लेन। तो भाई साहब मैंने यहां रखा NH3, यहां रखा NH3 और यहां भी रखा क्या, NH3। सही बात है। तो ये तीनों एक प्लेन में आ गए। अब बाकी जो बचा हुआ H2 है उसको लिख देते हैं। तो एक H2O यहां आ जाएगा, एक H2O यहां आ जाएगा और एक H2O यहां आ जाएगा। हाँ, तो ये ऊपर वाला क्या है, पैक, और ये नीचे वाला क्या है, मर। क्लियर है। आगे चलो। हाँ, मतलब H2O को भी ले सकते थे, NH3 को भी ले सकते थे, किसी एक लिगेंड को पकड़ के कर देना है। चलो आगे। अब मेरे पास अगर हम बात करें
तो कितने आइसोमर बनेंगे ये टेबल आपका मन करे तो याद कर लेना, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको नोट डाउन जरूर करना है, काम आएगी आपको, ठीक है ना। सबसे पहले Ma6 में नील बनेगा। अच्छा यहां बना कैसे पहले एक बार देख लो, Ma6 था, मैंने एक बदल दिया Ma5B कर दिया, फिर Ma4B2 कर दिया, ये भी पढ़ा है हमने। फिर देखना B2 था ना, तो B को 2 बदल दिया, B और C में। फिर अब आपको A को 3 कर देना है, Ma3B3। अब सुनना, जो B3 इसको चेंज करना है, B3 को B2C किया, फिर BCD कर दिया, क्लियर है। अब आगे यहां पर A को 2 करेंगे, तो A को 2 किया तो B2C2 भी हो सकता है। अब पहले C2 को बदलो CD में, फिर B2 को बदलो BCDE में बदल दो, और A2 जो था उसको बदल दो ABCDEF हो जाएगा। तो इस तरीके से बन गया। और यहां से 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15 ये नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं। अब हम ऑब्वियसली 15 आइसोमर बैठ के बनाने नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में जो है इसका तो बन नहीं रहा है, इसका बन नहीं रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो यही हमारे सिलेबस में है, और बाकी से हमें टेंशन लेने की कुछ जरूरत है नहीं। तो ये टेबल जैसे एमसीक्यू आ गया, आपको दे दिया Ma2BCDE के कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप बनाने के बजाय डायरेक्टली क्या कर दोगे, आंसर बता दोगे हाँ इतने बनेंगे, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने बनेंगे ये पता करने के लिए, तो इसलिए टेबल याद रखनी है, बनाओगे इसको। अब हमारे पास एक और केस 5 हो गया था शायद 6, और वो क्या है MAA2X2 हो जाए, या फिर इसी के अंदर मैं एक और लिख दे रहा हूं MAA2XY हो जाए, दोनों सेम बनेंगे। ध्यान से बात को सुनना, AA का मतलब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेट। कैसे, आपने सेंटर में रखा M को, इधर 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 और इधर, एक ऊपर बना देते हैं, एक नीचे, टोटल 6 हो गए, एक कॉपी और ये कॉपी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मेरे पास AA है यानी वो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो मैं A और A को ऐसे रख सकता हूं, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। A और A को ऐसे रख सकता हूं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। इफ मैंने X को इधर रखा और X को इधर रखा तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, सही बात है ना। दूसरा मेरे पास क्या है, मैंने एक A को इधर रखा, 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 तो ये दोनों आपस में यहां से कनेक्टेड होंगे, ये दोनों आपस में यहां से कनेक्टेड होंगे, सही बात है। सिस फॉर्म कैसे बनेगी इधर देखना, यहां X था और X को यहां बगल में लाके रख दिया, सिस बन गया ना, आजू बाजू में आ गया। तो यहां मुझे बाइडेंटेट लिगेंड केस में एक सिस और एक ट्रांस यहां भी देखने को मिल सकता है। तो ऊपर वाला क्या है, ट्रांसफॉर्म है, और नीचे वाला क्या है, सिस फॉर्म है। क्या इधर भी, ये डिलीट ही कर देता हूं, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। यहां पे इसको अगर मैं y कर दूं, क्या कर दूं इसको, y, सही बात है, याद है ना जहां दो अलग अलग लिगेंड पास में आते थे, और अगर मैं यहां पे इसको y कर दूं तो फिर से आपको पता है एक ट्रांस और एक सिस बन गया, हाँ, तो दो ही आइसोमर बनेंगे, सिस और एक क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। इसका एग्जांपल जो आपको करना है दे रहा हूं मैं, COEN का होल 2 Cl2 की होल पावर प्लस, मतलब चार्ज प्लस है इस पे, इसका आइसोमर आपको खुद बनाना है। देखो मैं बना देता हूं, अब ये मेरे पास एग्जांपल है, अगर हम बनाने जाएंगे तो भैया सेंटर में तो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहां EN है तो ये इधर से यहाँ EN है, इधर से बाइडेंटेट है ना, हाँ कैसा किया फिर तुमने, दोनों जगह EN करके एक ऐसा ब्रैकेट लगा, देखता हूं अभी, रुक जाओ। अब यहाँ Cl और Cl और ये Cl और ये Cl,
बन गया, ऐसे ही बनाया ना सबने। तो इस केस में ये क्या बना है, ट्रांस, और ये क्या बना है, सिस। क्लियर है? नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते, एक ही रहेगा, ईएन एक ही बार लिखेंगे। वैसे लिखवाया था ना एक करके तो मैंने अरे ईएन का अगर सही, अगर क्या क्यों लिखेंगे ईएन को 2 बार? किसी ने ईएन 2 बार लिखा है क्या? नहीं, ईएन 2 बार नहीं लिखा। इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे इधर देखो, ईएन कैसा दिखता है बताओ तो? CH2, CH2, यहां NH2 और एक इधर NH2। अगर इधर सुनो, अगर किसी का मन कर रहा है कि मुझे 2 डोनर साइड दिखानी है प्रॉपर, तो ऐसे बनाना, CH2, CH2 ऐसे किया, इधर NH2 और इधर NH2। अब सेंटर में कोबाल्ट है तो एक इधर से और एक इधर से, अब दिखेगा। ईएन तो इस पूरे का नाम ईएन ही है ना, तो जैसे ही आपने ईएन लिखा मतलब अंडरस्टूड है कि एक नाइट्रोजन दोनों अपोजिट साइड में है। समझ आई बात ना? या तो स्ट्रक्चर बनाओ और नहीं तो सिर्फ ईएन लिख दोगे। अब जैसे ऑक्सिलेटो आए, ऑक्सिलेटो आए, तो अगर आपने OX लिखा तो एक ही लिखोगे और 2 एरो दिखाओगे, और या तो आप स्ट्रक्चर बना दो, तो आपके ऊपर है। ऑक्सिलेटो की बनाओगे तो कैसे बनेगा, COO माइनस और COO माइनस। लेट से यहाँ कोबाल्ट होता तो एक इधर से एक इधर से ऐसे बनता, अदरवाइज एक ही OX लगेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसको, ये हमने 2 बार लिखा, फिर वापस 4 बार। ठीक है ना? और क्या है? चले ना? अगला हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस पीछे कर रहा हूं, हेडिंग डाल लूं बस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब इधर आ ही गया था तो हेडिंग डाल ही लेते हूं। लो, यार देखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें पहले कुछ बेसिक सी बातें, वैसे ये आपने पीछे भी पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लाइट है, इस लाइट का जो प्रोपेगेशन होगा वो हर एक्सिस में हो रहा होगा ना, सही बात है। ये लाइट है नॉर्मल हमारे पास, व्हाइट लाइट, ठीक। हमने इस व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया। किससे पास किया? एक प्रिज्म से, और उस प्रिज्म का नाम क्या था? निकोल प्रिज्म। क्या नाम था उसका? निकोल प्रिज्म। और इस प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट के पास बस एक ही कंपोनेंट इसका छोड़ा, ये वाला कंपोनेंट लाइट का बचा, बाकी सारे कंपोनेंट क्या हो गए? खत्म हो गए इस प्रिज्म से पास होने के बाद। अब यहां, अब ये जो लाइट बची है इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं PPL। क्या बोलते हैं? PPL। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करते हैं एक सैंपल ऑफ सॉल्यूशन से। मतलब मेरे पास यहां पर एक सैंपल है किसी भी कंपाउंड का, तो जब हम इस सैंपल से लाइट को पास करते हैं तो मेरे पास 3 आउटकम्स निकलते हैं। कितने आउटकम? 3। पहला कि लाइट बेंड हो जाए लेफ्ट की तरफ, लाइट बेंड हो जाए राइट की तरफ, और कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अगर बेंड हो जाए, बेंड टुवर्ड्स बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां क्या हो गया? बेंड टुवर्ड्स राइट और नो चेंज। अगर बेंड हो जाए किधर? लेफ्ट की तरफ, तो क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी, रोटेटरी। हाँ, और अदरवाइज क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस हिसाब से हम पता कर पाते हैं कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सिंपल शब्दों में ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं उन सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है, और जो नहीं कर पाते हैं ऐसा उन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाता है। क्लियर है? पहले इसको बनाओगे उसके बाद आगे चलते हैं। अब इधर देखना ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से इधर। अगर हम बात करें तो मिरर इमेज शांत रहो, मिरर इमेज विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल आर कॉल्ड एनेंसियोमर। उसे हम क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर्स बोलते हैं। ऐसी मिरर इमेज जो क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर बोलते हैं। दूसरी बात, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं ना वो एसिमेट्रिकल होते हैं। आर एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में does not have plane of symmetry। क्या नहीं होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी इसमें क्या नहीं मिलेगा? पीओएस देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पीओएस देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपको इतना पता चल गया कि इसमें सिर्फ पीओएस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। हाँ हाँ, तो जो 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 बन सकता है वो बनाएंगे ना। अभी दिखा देना क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं, जब आपसे पूछेगा, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन आया आपसे पूछ रहा है इसके पॉसिबल आइसोमेरिज्म बनाओ, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो अगर ज्योमेट्रिकल बन रहा है तो बनाओगे, ऑप्टिकल बन रहा है तो बनाओगे, अदरवाइज बोल दोगे भैया नहीं बनता है। ठीक है ना? इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आते ही बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, किसमें आती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। शांत रहो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस मिलता है। एक आपका आता है स्क्वायर प्लेनर का और एक टेट्राहेड्रल का। कौन सा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और टेट्राहेड्रल क्या है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में क्या आता है? sp3। क्या आता है? sp3। अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करोगे तो याद रखना नो OIA, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है। अब सुनना, जो टेट्राहेड्रल है ना उसमें एक केस आएगा जब आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिल जाएंगे। नहीं टेट्राहेड्रल में देखना ध्यान से। ठीक, अब टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? यहां से मैं अगर कट करूंगा तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। प्लेन का मतलब कोई प्लेन पास करोगे डिवाइड हो जाना चाहिए।
तो यहां से कट करूंगा 2 इक्वल हाफ में, यानी ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये एक इधर एक इधर, हो गया डिवाइड। अगर मैं एक बॉल चेंज कर देता हूं, मतलब अगर 3 सेम हो और एक अलग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहां से कट करूंगा तो ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा और ये लेफ्ट राइट में डिवाइड हो जाएगा, यानी अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर मैंने एक और बॉल चेंज कर दी, यानी लेट्स से एक मैंने ये रेड कलर की बॉल लगा दी, तो अब अगर मैं चेक करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं। कहीं से नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है इधर से। यस सर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कट करूंगा तो अभी भी मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। सही बात है, यानी अगर 3 टाइप की लिगेंड हो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, सारे सेम हो तो डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी मिलेगी, 2 टाइप के हो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। लेकिन अगर मैंने एक और चेंज कर दिया, एक और क्या कर दिया, चेंज इसको ब्लैक कर दिया, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आप कहीं से भी घुमा के देख लो, इधर से देख लो, कट करोगे रेड एंड ब्लू अलग अलग, इधर से देख लो ब्लैक एंड ब्लू अलग अलग, इधर से देख लो ब्लैक एंड रेड अलग अलग, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है तो ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलते हैं। और आप खुद देखो, ये वाले पे चारों अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें तो वैसे तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, सुनो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर MABCD में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें एक केस कौन सा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, MABCD इसमें मिलेगा। बाकी अगर आपको मिले MA4, आपको इसके अलावा मिले MA3B, आपको मिले MA2BC बोल देते हैं ना, B2 में तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है ना। MA2BC इसमें भी मिलेगा, इसमें सॉरी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कहां मिलेगा, प्रेजेंट, OI प्रेजेंट। इसमें क्या मिलेगा, OI क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और कोई से भी केस में आपको OI देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ MABCD वाले केस में मिलेगा। तो अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे तो कैसा बनेगा, आपने मेटल रखा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो लेट्स से यहां मैंने A रख दिया, ठीक, इधर मैंने रखा B, यहां ये रख दिया C, और यहां रख दिया क्या, लेट्स से D रख दिया, और मैंने क्या लगाई, यहां मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, यहां मिरर। तो अगर मैं यहां मिरर लगा दूं तो क्या होगा सर, इसकी मिरर इमेज बनेगी उस साइड, और इसकी मिरर इमेज बिल्कुल फ्लिप हो जाएगी उस साइड में। तो फ्लिप करने का ऑप्शन शायद यहां पे है, देख लेते हैं। हाँ, फ्लिप, इधर से फ्लिप करना है, सर वहाँ पे वो था मिरर वाला ऑप्शन था, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, अरे बस इसमें वापस जाओ, एक मिरर का ऑप्शन, मिरर का ऑप्शन है। ये देखो, हाँ ठीक, वो भी है, वो भी है, ये मिरर का कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन, उसी मिरर का अभी बता रहा हूँ कैसे। हाँ, अब बन जाएगा। मिरर इधर बनाया, अब बना ही लेता मैं, बना ही लेता हूँ यार, छोड़ो बहुत टाइम। हाँ, तो यहाँ M है, देखो A जहां था वहीं रहेगा, जब मिरर इमेज बनेगी तो C और D इधर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ D आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, और B कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। इसलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं, और ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। क्लियर है बात। तो अगर आप इस वाले में देखो तो मिरर इमेज में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस तरीके से इसको पकड़ लूं तो ये था ऐसी स्ट्रक्चर, जब मिरर बन रहा है तो ये वाली बॉल इधर आ जा रही है और ये वाली इधर आ जा रही है। तो अब क्या हुआ कि ये रेड वाली इस साइड चली गई और ये इधर आ गई। इससे पहले क्या था, ये उधर थी, ये इधर थी। अगर मैं ऊपर लाके रखूंगा तो क्या सुपर इम्पोज करते, ये नहीं करते, क्योंकि रेड के नीचे क्या था, ये वाली बॉल जो भी कलर की है, और ये दूसरी वाली जो है रेड वाली इसके ऊपर आती है। ऐसा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला सही है, ठीक है ना। तो इस कलर का नाम नहीं पता है, तो ये ब्लू और ये रेड। तो अगर पहले क्या है, ब्लू एंड रेड है,
मिरर इमेज बनाऊंगा तो ब्लू की जगह रेड आएगा और रेड की जगह ब्लू आएगा ना। तो अगर मैं इसको ले जाके वापस से रखूंगा पहले वाले के ऊपर तो सुपर इम्पोज करेगा क्या? ये ज्यादा confusing लग रहा है, ऐसे में समझ में आ रहा अच्छा एक और बना देते हैं, अभी देखो आसान हो जाए। लगा दो भाई इसमें भी, ये ब्लू लगा दिया। हाँ ये देखना, ये थोड़ा बॉल ज्यादा, एक मिनट शांति रखोगे। हाँ इधर देखना ध्यान से, ये इधर देखो, ये नॉर्मल है, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? ये ब्लू वाली उधर चली जाएगी। तो एक बार चेंज कर देते हैं बस, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ये लो, अब बताना क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? भाई देखो रेड इधर है, अच्छा अभी भी वैसे लग गया क्या? पहले ठीक थी, अच्छा, पहले ठीक थी, आपने तुरंत बदल दी। पहले से ठीक, पहले ठीक थी, मैं वही ये रेड इधर लग गया और ये ब्लू इधर लग गया। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो अगर मैं इसको ले जाके इसके ऊपर रखूंगा तो ब्लू के ऊपर क्या आ रही है? रेड, और रेड के ऊपर क्या आ रही है? ब्लू। क्या एक दूसरे को कभी कवर करेंगे कंप्लीटली? क्योंकि दोनों अलग अलग बॉल हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हों तो उसे क्या बोलते हैं हम? एनेंसियोमर और ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको यहाँ आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। इसको बनाओगे उसका आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। बना लिया? ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन सा? शांत रहो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो यहां में बना बना के देखना है। क्या करना है? बना बना के देखना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जहां हम चेक करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है CrOX का होल 3 और इस पे क्या लगा हुआ है? 3-। दूसरा क्वेश्चन है COEN का होल 3 और इसके ऊपर क्या है भैया? 3+। एक इधर कर देते हैं। चलो पहले इसका बना लेते हैं। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी एक आप करोगे। देखो यहां मेरे पास CR है तो मैंने CR को कहां रखा? सेंटर में। अब मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है टोटल, लगा दिया। OX क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अगर मैं यहां OX रखूंगा तो ये इधर से और ये इधर से ऐसे कनेक्ट होगा। इधर भी मैंने अगर एक OX रखा, अच्छा इधर नहीं रख सकता ना, यहाँ बगल यहाँ रखना पड़ेगा, 3 है ना। तो यहाँ OX रखा तो एक इधर से और एक इधर से ऐसे कनेक्ट होगा, और एक OX यहाँ रखा तो एक इधर से और एक इधर से ऐसे कनेक्ट होगा। सही बात है। अब मुझे चेक करना है कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसकी मिरर इमेज बनाई। अच्छा अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम चेक करते ही हैं, लेकिन एक बात बताओ मुझे, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ बहुत सारे टाइप्स हमें बैठ के देखने नहीं है। अब यहाँ देखो, आपको पता है कि MA जो है 6 बनेगा, फिर 5 बनेगा, B एक अलग होगा, ऐसे बहुत सारे टाइप आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो अगर मैं हर जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने जाऊंगा तो फिर से वही पूरी कहानी हो जाएगी जो आपने GI में पढ़ा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो देखा वो GI में देखा। तो GI आप बनाओगे, जो GI आपने बनाया है उसमें आप चेक करोगे कि मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे मेरे पास ये है, सारे के सारे सेम है, आपको पता है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैं यहाँ से कट कर दूं इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे हर एक केस को पढ़ना नहीं है। अब मैं इतना समझ चुका हूं कि POS मिलेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो मैंने GI बनाते समय जितनी भी स्ट्रक्चर बनाई होंगी मैं सब में देखूंगा किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसमें नहीं है। और अगर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करने आ रहा है ना, तो चुपचाप मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। मुझे तो बताना है ऑप्टिकल है कि नहीं है। तो दो तरीके, एक POS है या नहीं है इससे बता दूं, और एक
मिरर इमेज बना के बता दूं तो मेरा सारा काम निकल जाएगा मिरर इमेज से। चुपचाप मैं मिरर इमेज बनाऊंगा और कंफर्म कर दूंगा कि है कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो, इसकी मुझे मिरर इमेज बनानी है, तो ये बन गई भाई साहब मेरी मिरर इमेज, ठीक। हाँ भाई साहब, एक ये इधर रह गया, आजा भाई। ये मैंने बना दिया मिरर बीच में। अब ये बनी है मिरर इमेज। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस मिरर इमेज को ले जा करके इसके ऊपर सुपर इंपोज करूं तो कवर करेगा? नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। और अगर मिरर इमेज कैसी हो, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। और ये कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है? डाइस्टीरियोमर्स। कौन से हैं? सॉरी, डाइस्टीरियोमर कह रहा हूं, इनेंसियोमर। कौन से हैं? ये दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर हैं, इनेंसियो। और ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं चाहता हूं उधर वाला सेम आएगा। हाँ, तो इसीलिए तो एक सेम दिया है ना। तो वो वाला आप लोग ट्राई करोगे तो बनाएंगे, कैसे बनेगा? हाँ, तो करो। सीआर भी उल्टा हो गया, इसको सीधा कर देते। अब देखना ध्यान से, इसका छोटे छोटे टॉपिक दो। इधर देखो, ये यहां लगाया मैंने, पहले तो इसको यहां से पार्टीशन कर देते हैं, बंटवारा। अब देखना ध्यान से, ये OX की जगह क्या है? EN है, बाकी सब तो सेम है। अच्छा, CR की जगह CO है, तो CO, EN, 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 और ये EN, और ये CO, ठीक है ना। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनेंसियोमर। अब मैं आपको एक दिखाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। मेरे पास अगला, चलो ना अगले पेज पे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल GI एंड OI ऑफ CO EN का होल टू Cl2, और इस पे क्या है? प्लस। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे भाई, GI और OI दोनों आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताते हैं देखना जानते हैं। सबसे पहले हम GI पे जाते हैं, चेक करेंगे GI बनेगा कि नहीं बनेगा। तो MAA का होल टू और X2 है, ये अभी हम एक केस में पढ़ के आ रहे हैं कि इसका बनता है, सही बात है ना। तो हमें पता चल गया कि सर इसका तो बन जाएगा, तो अगर बन जाएगा तो पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले कोबाल्ट, पहले हम बना रहे हैं GI, तो हमने GI जब बनाया तो इसको कॉपी कर दिया, सिस और ट्रांस। तो पहले बताओ, यहां Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, कौन बनाए? ट्रांस। अगर हम बाकी जो बचा है EN, यहां EN लगाया, यहां EN लगाया, तो बताओ, इसको इधर से कनेक्ट किया, इसको इधर से, इसको इधर से कनेक्ट किया, इसको इधर से, सही बात है। दूसरा क्या बनाएंगे? सिस, तो एक Cl यहां लगाया, एक Cl यहां लगाया, तो EN कहां लगाएंगे? सर यहां EN लगा देंगे, एक तो इधर EN लगा दिया, एक इधर EN लगा दिया। तो अगर हमने EN लगाया, ये और ये क्या बन गया? ऊपर वाला है ट्रांस और नीचे वाला क्या है? सिस। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि ऊपर का ऑप्टिकल नहीं बनेगा, क्योंकि सोचो मिरर इमेज फ्लिप करोगे तो सेम बन जाएगी। तो अब बताओ, मैं अलग अलग केस क्यों पढ़ूं अगर मेरा आंसर GI से निकल जा रहा है? ये सिस वाले का नहीं बनेगा, ट्रांस वाले का लग रहा है कि बन जाएगा, फ्लिप कर, अच्छा सॉरी, ट्रांस वाले का नहीं बनेगा, सिस वाले को अगर मैं फ्लिप करूंगा तो ये उधर चला जाएगा और फिर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बन जाएंगे। तो मतलब अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं, यहां मिरर लगा के, मिरर को भी थोड़ा दूर करता हूं कॉपी पेस्ट के लिए, ठीक। तो मिरर, इस Cl एकदम बिल्कुल इसके पास ही आ जाए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर देंगे।
Cl Cl बन रहा है। En En और ये CO, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये दोनों एनंसियोमर हैं। तो आपको पता चल गया आइसोमर कैसे बना रहे हैं हम, चाहे ऑप्टिकल एक्टिविटी से बना रहे हैं और चाहे हम जीआई बना रहे हैं। आई हाँ, तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल वाले में सिर्फ सिंपल सा काम है चेक करना है सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं है। आपको ऊपर दिख रहा है कि भैया हो जाएंगे तो हम बना ही नहीं रहे हैं, और नीचे वाले में नहीं होते तो हमने बना दिया उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जीआई बनाया, जीआई के बाद चेक कर लेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो ठीक है बना देंगे, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया है, छुट्टी नहीं हुई है। अब हेरिंग डालोगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे अभी खत्म नहीं हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेरिंग डालोगे अब कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ शांत रहोगे, क्या करना है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कलर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन है डीडी ट्रांजिशन, क्या है, डीडी ट्रांजिशन, और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर, क्या है, चार्ज ट्रांसफर। इसको हम प्यार से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं। लिगेंड टू मेटल क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं इसको हम, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LMTT। और ये दोनों क्या है, मतलब ये जो भी चीजें लिखी हुई है ये क्या है, रीजन फॉर कलर, ये क्या है, रीजन फॉर कलर, यानी एक कलर के रीजन है कि कलर क्यों आता है, ठीक है ना। और हमें एक छोटी सी डायग्राम बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही बनाना चाहो, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील की बात करूं, अगर मान लिया कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो कौन सा कलर शो करेगा, पिंक, सॉरी पर्पल, पिंक कह रहा हूं, पर्पल कलर क्या करेगा, शो करेगा। अगर कोई येलो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा करेगा, वॉयलेट। अगर कोई ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर शो होगा उसका, ब्लू। इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, यानी कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है उसका अपोजिट कलर जो है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर है बात, हाँ हाँ सुनो ध्यान से, आगे चलते हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले समझते हैं डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। हाँ शांत रहोगे, डीडी ट्रांजिशन क्या समझ रहे हैं, डीडी ट्रांजिशन। आपको पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जो डिजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल की, वो स्प्लिट हो जाती है, खराब हो जाती है। मतलब डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिट हो जाती हैं दो टुकड़ों में, जिसको आप T2G और EG बोलते हो। तो अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल लॉस्ट। और क्या होगा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट इनटू
T2G एंड Eg, सही बात है। अगर मान लिया ये नीचे की T2G ऑर्बिटल हैं, अब T2G में कितने होते हैं डब्बे? 3 डब्बे होते हैं। ऊपर क्या होते हैं? 2 डब्बे होते हैं Eg के। ये Eg है और ये क्या है? T2G। अब मान लेते हैं कि किसी मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है T2G के अंदर, तो जब आप इस मेटल को कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे या इसको कहीं से कुछ एनर्जी मिलेगी, यानी जब ये क्या करेगा? एच न्यू एब्जॉर्ब करेगा, यानी कुछ एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके कहां गया है? ऊपर गया है। यहां से मूव करके कहां गया है? ऊपर गया है। आप बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, बाद में लौट के तो अपनी जगह पे आएगा। एनर्जी जब खर्च होगी, तो जब ये वापस लौट करके आएगा तो कुछ रेडिएशन या कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, और जिस वेवलेंथ को एमिट करेगा उसी कलर की वेवलेंथ, वही कलर आपको क्या करेगा? दिखाई देगा। तो मतलब डी ट्रांजिशन क्या है? T2G और Eg के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन बोलते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है? कलर आता है। जब एनर्जी देंगे तो T2G के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जंप करके कहां चला जाएगा? Eg के अंदर। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वापस भी आएगा, तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसी के हिसाब से कलर आपको दिखाई देता है, जिसे आप क्या बोलते हो? डी ट्रांजिशन बोलते हो। क्या बोलते हो? डी ट्रांजिशन। तो इतनी बात तो क्लियर हुई कि कलर में डी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद हो रहा है। क्लियर है? अब हमारे पास एक आता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है? चले अगला हमारे पास है चार्ज ट्रांसफर। कौन सा है? चार्ज ट्रांसफर वाला कारण, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या सिर्फ चार्ज ट्रांसफर बोल दो। आप मुझे बताओ जल्दी से, मेरे पास एक कंपाउंड है MnO4-, इसमें मैं चाहता हूं कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करो। Mn पे कितना चार्ज है? +7। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, यहां आर्गन आएगा और यहां 3D0, यानी डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप मुझे बताओ कि कैसे डी ट्रांजिशन करेगा? भाई डी ट्रांजिशन करने के लिए एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, बट फिर भी ये कलर्ड होता है। ये कैसा होता है? कलर्ड होता है। तो भाई साहब, इसके कलर का कारण क्या है? अगर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो इसी से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से। कैसे समझना चाहते हैं? M है, N है। अगर हम बात करें O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसी स्ट्रक्चर होगी ना इसकी? हाँ भाई, स्ट्रक्चर ऐसी होगी ना MnO4 की। डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो सुना ध्यान से, इस पर कितना चार्ज है? +7 का। मतलब ये भूखा होगा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? माइनस का। तो ये जो माइनस वाला चार्ज है ये धीरे धीरे करके ट्रांसफर किधर होगा? Mn की तरफ, और यहाँ Mn से इधर। मतलब ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा होता है इन दोनों के बीच में। यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होता है किसकी तरफ? Mn की तरफ। फिर Mn की तरफ से वापस कहां जाएगा? मतलब परमानेंट नहीं होता, सिर्फ ये Mn और उसके बीच में क्या हो रहा था? चार्ज ट्रांसफर कॉन्टिन्यूअसली हो रहा होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? ये जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वही चार्ज ट्रांसफर ही बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं इसको? हम चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। और यहाँ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होगा? जो कलर आता है वो कलर आपको दिखाई देगा। और कारण क्या बन जाएगा? मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किसका? कलर का। तो कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में या तो डी ट्रांजिशन होगा, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या सिंपली सिर्फ चार्ज ट्रांसफर। होता क्या है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इसके पास चार्ज है, ये चार्ज मूव करेगा Mn की तरफ, बट ये परमानेंट मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट फिर वापस से ऑक्सीजन की होती है, यानी कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीजन टू Mn, Mn टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू Mn चलती रहती है। इस चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो कलर आता है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो दो कारण है कलर के, एक तो चार्ज ट्रांसफर अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तब, और अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कारण हमेशा क्या होगा? डी ट्रांजिशन होगा। क्लियर है बात? अब यहां तक की बात हो गई, तो अगला है, हाँ
फिर डालते हैं मेटल कार्बोनाइल। कौन सी चीज? मेटल कार्बोनाइल। सुना ध्यान से, मेटल कार्बोनाइल एक तरीके के क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? पहला चैप्टर ग्रिग्नार्ड रीजेंट याद है? जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंपली क्या है? जहां पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्डिंग मिले उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनाइल, तो जब सेंट्रल मेटल एटम, या ऐसे बोलो कार्बोनाइल ग्रुप ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लिगेंड की तरह एक्ट करे, कौन एक्ट करे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज लिगेंड। अगर ये लिगेंड की तरह एक्ट करेगा तो इससे जो आपका कंपाउंड मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NiCO का होल 4, ये मेटल कार्बोनाइल है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे FeCO का होल 5, ये भी क्या है? मेटल कार्बोनाइल है। सिंपल शब्दों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज ए लिगेंड काम कर रहा है, कंपाउंड जो क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनाइल। अब हमें समझना है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। क्या समझना है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, इसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सुनना ध्यान से, क्या होगा? एक डायग्राम बस बनाना है, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको। तो मान लिया मेरे पास क्या है? ये मेटल है और मेरे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, C ट्रिपल बॉन्ड O। इसके पास p ऑर्बिटल है और एक ये इधर ऑर्बिटल, एक इधर ये ऑर्बिटल, एक इधर, और मेटल की ये ऑर्बिटल। अब ध्यान से मेरी बात समझना, लिगेंड के पास ऑब्वियसली लोन पेयर होगा, तो लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मतलब ये ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अगर आएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा पास ले जाके ओवरलैपिंग करवा सकता हूं, कोई समस्या तो नहीं है ना? ओवरलैपिंग हुई और ये बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड। इसमें हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कार्बोनाइल यानी कार्बन टू मेटल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कार्बन टू मेटल। नॉर्मली यही होती है। नॉर्मली जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो हमेशा यही होगा। जो लिगेंड बस यही काम करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड। क्या बोलते हैं? क्लासिकल लिगेंड। नॉर्मली एक लिगेंड का काम क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाके मेटल के d ऑर्बिटल में रखो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ। लेकिन अगर कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ में मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने भी लगे तो उसे बोलते हैं मॉडर्न लिगेंड। कौन सा बोलते हैं उसको? मॉडर्न लिगेंड। अब ये क्या करता है कि मेटल का जो ऑर्बिटल दिख रही है ना, इसके पास d ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड जो है d ऑर्बिटल से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो मतलब मेटल के पास कार्बन से लिगेंड मेटल के पास जा रहे थे और मेटल से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? लिगेंड के पास जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। याद है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्लास 11th? ठीक, और ये पाई वाली एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार से लिखते थे। क्या लिखते थे? पाई स्टार से। तो ये एंटी बॉन्डिंग है। सिंपल शब्दों में, बड़े आसान से, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? नॉर्मली एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अगर कभी कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करे और साथ साथ में सेंट्रल मेटल एटम से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करे तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। आप खुद सोचो, पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड भी बन गया है, तो बॉन्ड इनके बीच में क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिनके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए, यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग जहां मिलेगी वहां स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो
तो अब आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया है। एप्लीकेशन वाला पोर्शन जो रह गया था वो थ्योरी है, जैसे मेडिसिन में कहाँ यूज करते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं थ्योरी लिख दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी अगर इनकेस कोई दिक्कत हुई तो पूछ लेना। बाकी ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो गया है। अगली क्लास में सुनो, अगली क्लास में पहली बात तो मैं मंडे को बायोमोलिक्यूल करवाऊंगा और संडे के दिन आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है कितने एक मिनट अगले संडे को, ठीक है।